पावर, ये एक ऐसा शब्द है जिससे अथॉरिटी, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस की इमेज दिमाग में आती है। किसी भी सोसाइटी में पावर का बंटवारा उसके लोगों की जिंदगी को आकार देता है। जब पावर कुछ लोगों के हाथ में होती है तो इससे अन्याय और जुल्म हो सकता है, लेकिन जब पावर शेयर की जाती है तो ये एक अच्छी और बराबरी वाली सोसाइटी का रास्ता बनाती है। ये एस से पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझाता है, इसके महत्व, तरीकों और दुनिया में इसके असली असर को एक्सप्लोर करता है। पावर शेयरिंग असल में अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग को अलग अलग लोगों, ग्रुप्स और संस्थाओं में बांटने के बारे में है। ये इस बात को सुनिश्चित करने के बारे में है कि किसी एक के पास पावर का पूरा कंट्रोल ना हो। एक ऐसे परिवार के बारे में सोचो जहां पिता हर फैसला किसी और से पूछे बिना लेता है। ये शायद आसान लगे, लेकिन इससे नाराजगी और झगड़ा हो सकता है। अब एक ऐसे परिवार के बारे में सोचो जहां जरूरी मामलों में सबकी राय ली जाती है। ये तरीका थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन इससे घर में प्यार और सहयोग बढ़ता है। यही सिद्धांत सोसाइटी पर भी लागू होता है। पावर शेयरिंग सिर्फ केक को बांटने के बारे में नहीं है, ये सबके लिए एक बड़ा केक बनाने के बारे में है। जब अलग अलग समुदायों और समूहों की देश को चलाने में राय होती है तो उन्हें अपनापन महसूस होता है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और स्थिरता बढ़ती है। पावर शेयरिंग के महत्व को समझने के लिए इसे इसके उलट यानी सेंट्रलाइज्ड पावर से अलग करके देखना जरूरी है। ऐसे सिस्टम में जहां पावर एक व्यक्ति या ग्रुप के हाथ में होती है, वहां गलत इस्तेमाल और तानाशाही का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इतिहास ऐसे तानाशाहों और सत्तावादी शासनों से भरा है जिन्होंने विरोध को दबाया, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और अपने देशों को अराजकता में धकेल दिया। दूसरी तरफ जो सोसाइटी पावर शेयरिंग को अपनाती है वे ज्यादा स्थिर, समृद्ध और न्यायपूर्ण होती है। जब पावर सरकार की अलग अलग शाखाओं, सरकार के अलग अलग स्तरों और सामाजिक समूहों में बंटी होती है तो इससे एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनता है। ये किसी भी एक संस्था को बहुत ज्यादा ताकतवर होने से रोकता है और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। दो राज्यों के बारे में सोचो। पहले में राजा टायरैनस लोहे के मुट्ठी से राज करता है। वह सभी कानून बनाता है, सेना को नियंत्रित करता है और जो कोई भी उसका विरोध करता है उसे सजा देता है। लोग डर में जीते हैं और उनका अपने जीवन के बारे में कोई कहना नहीं है। दूसरे राज्य में रानी कॉनकॉर्डिया एक सलाहकार परिषद, क्षेत्रीय राज्यपालों और विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ सत्ता साझा करती है। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद कानून बनाए जाते हैं। सेना परिषद के प्रति जवाबदेह है और नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने का अधिकार है। आपको क्या लगता है कि किस राज्य में रहना बेहतर होगा? जवाब साफ है, पावर शेयरिंग एक ज्यादा न्यायपूर्ण, स्थिर और समृद्ध समाज की ओर ले जाती है। पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश बेल्जियम इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पावर शेयरिंग मतभेदों को दूर कर सकती है और एकता को बढ़ावा दे सकती है। डच भाषी फ्लेमिंग और फ्रेंच भाषी वॉलून दोनों का घर बेल्जियम का भाषाई और सांस्कृतिक तनावों का एक लंबा इतिहास रहा है। 20वीं सदी के ज्यादातर समय में इन तनावों ने देश को तोड़ने की धमकी दी। हालांकि विभाजन के आगे घुटने टेकने के बजाय बेल्जियम ने समझौते और पावर शेयरिंग का रास्ता चुना। संवैधानिक सुधारों की एक श्रृंखला के माध्यम से बेल्जियम ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां फ्लेमिश और वॉलून समुदायों के बीच, साथ ही संघीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच सत्ता विभाजित है। पावर शेयरिंग का यह सिस्टम काफी सफल रहा है। बेल्जियम अब एक स्थिर और समृद्ध लोकतंत्र है और फ्लेमिश और वॉलून समुदायों के बीच तनाव काफी हद तक कम हो गया है। पावर शेयरिंग को अपनाकर बेल्जियम ने दुनिया को दिखाया है कि विविधता जब समझौते के साथ मिलती है तो कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का स्रोत बन सकती है। बेल्जियम की सफलता की कहानी के बिल्कुल उलट श्रीलंका का दुखद इतिहास पावर शेयरिंग को नजरअंदाज करने के खतरों की चेतावनी देता है। दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका दो मुख्य जातीय समूहों का घर है, सिंहली जो बहुसंख्यक हैं और तमिल एक अल्पसंख्यक समूह। दशकों से सिंहली बहुल सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई जो तमिल अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती थीं। तमिलों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसरों से वंचित रखा गया। इन भेदभावपूर्ण नीतियों ने नाराजगी को हवा दी और अंततः एक क्रूर गृहयुद्ध हुआ जो 25 साल से ज्यादा समय तक चला। श्रीलंका के गृहयुद्ध में हजारों लोगों की मौत हुई और बहुत ज्यादा दुख और विनाश हुआ। यह इस बात का एक दुखद उदाहरण था कि क्या हो सकता है जब सत्ता एक समूह के हाथों में केंद्रित हो
और दूसरों को हाशिए पर धकेलने और उन पर अत्याचार करने के लिए इस्तेमाल की जाए। सेक्शन 5 पावर शेयरिंग के प्रकार, सद्भाव के लिए अधिकार का विभाजन। पावर शेयरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हर जगह काम करे। ये देश के खास ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हालात के हिसाब से अलग अलग रूप ले सकता है। पावर शेयरिंग के 4 मुख्य प्रकार यहां दिए गए हैं। पहला, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसमें सरकार के अलग अलग अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए, कई लोकतंत्रों में विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। दूसरा, वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये सरकार के अलग अलग स्तरों जैसे राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के बीच सत्ता के विभाजन को दर्शाता है। संघवाद, जहां केंद्र सरकार और उसके हिस्सों के बीच सत्ता साझा की जाती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग का एक प्रमुख उदाहरण है। तीसरा, सामाजिक समूहों के बीच पावर शेयरिंग। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सरकार और निर्णय लेने में आवाज हो। यह विधायिकाओं में आरक्षित सीटों, सरकारी नौकरियों में कोटा और अल्पसंख्यक भाषाओं और संस्कृतियों को मान्यता जैसे उपायों के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। अंत में, राजनीतिक पावर शेयरिंग। इसमें विभिन्न तंत्र शामिल हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों को सत्ता साझा करने की अनुमति देते हैं, भले ही एक दल चुनाव में बहुमत हासिल करे। उदाहरणों में गठबंधन सरकारें शामिल हैं, जहां 2 या 2 से अधिक दल एक साथ शासन करने के लिए सहमत होते हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच पावर शेयरिंग समझौते होते हैं। सेक्शन 6 लोकतंत्र में पावर शेयरिंग का महत्व। लोकतंत्र को अक्सर लोगों की सरकार, लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन व्यवहार में इसका वास्तव में क्या मतलब है? पावर शेयरिंग इस परिभाषा के केंद्र में है। एक सच्चे लोकतंत्र में सत्ता कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित नहीं होती है, बल्कि लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच वितरित की जाती है। पावर शेयरिंग कई कारणों से आवश्यक है। पहला, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। जब सत्ता साझा की जाती है तो यह नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली बनाती है। यह किसी एक व्यक्ति या समूह को बहुत अधिक शक्तिशाली बनने और अपने अधिकार का दुरुपयोग करने से रोकने में मदद करता है। दूसरा, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करना। विविध आबादी वाले समाजों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पावर शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करके कि अल्पसंख्यकों की सरकार में आवाज है, पावर शेयरिंग उनके हाशिए पर जाने और उत्पीड़न को रोकने में मदद करती है। तीसरा, स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना। जब समाज के विभिन्न समूहों को लगता है कि सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी है, तो उनके हिंसा या अलगाववाद का सहारा लेने की संभावना कम होती है। इसलिए पावर शेयरिंग स्थिरता और शांति में योगदान देती है। अंत में, लोकतांत्रिक वैधता को बढ़ाना। जब नागरिकों को लगता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और देश को कैसे चलाया जाता है इसमें उनका कहना है, तो वे सरकार को वैध मानने की ज्यादा संभावना रखते हैं। ये लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। सेक्शन 7 पावर शेयरिंग अत्याचार के खिलाफ एक सुरक्षा कवच। पूरे इतिहास में कुछ लोगों के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण ने अक्सर अत्याचार और उत्पीड़न को जन्म दिया है। रोमन साम्राज्य से लेकर 20वीं सदी के अधिनायकवादी शासन तक पावर शेयरिंग की अनुपस्थिति ने मानवाधिकारों के हनन, राजनीतिक दमन और सामाजिक पतन का मार्ग प्रशस्त किया है। पावर शेयरिंग अधिकार को फैलाकर और सत्ता के कई केंद्र बनाकर अत्याचार के खिलाफ एक दीवार का काम करती है। जब सत्ता सरकार की विभिन्न शाखाओं, सरकार के स्तरों और सामाजिक समूहों के बीच विभाजित होती है, तो किसी एक संस्था के लिए पूर्ण नियंत्रण हासिल करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसे राज्य की कल्पना करो जहां राजा के पास सारी शक्ति हो। वह अपनी इच्छा से कानून बना सकता है, बिना मुकदमे के किसी को भी कैद कर सकता है और अपनी मर्जी से संपत्ति जब्त कर सकता है। ऐसी व्यवस्था में लोगों के पास राजा के अत्याचार के खिलाफ कोई चारा नहीं है। अब एक ऐसे राज्य पर विचार करो जहां राजा, एक संसद और क्षेत्रीय राज्यपालों के बीच सत्ता साझा की जाती है। इस प्रणाली में राजा की शक्ति सीमित है और लोगों के पास उसके अधिकार को चुनौती देने के रास्ते हैं। पावर शेयरिंग सुनिश्चित करती है कि सत्ता का प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाए और कोई भी कानून से ऊपर ना हो। ये जवाबदेही की एक प्रणाली बनाता है जहां सत्ता में बैठे लोग उन लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं जिन पर वे शासन करते हैं। सेक्शन 8 सहयोग और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
जातीय, धार्मिक या भाषाई आधार पर विभाजित समाजों में पावर शेयरिंग सहयोग और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब विभिन्न समूहों को लगता है कि राजनीतिक व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी है और उनकी आवाज सुनी जा रही है, तो उनके आम अच्छे के लिए एक साथ काम करने की संभावना ज्यादा होती है। पावर शेयरिंग तंत्र जैसे गठबंधन सरकारें, विधायिकाओं में आरक्षित सीटें और संघीय व्यवस्था विभिन्न समूहों को एक साथ आने, अपने मतभेदों पर बातचीत करने और साझा आधार खोजने के अवसर प्रदान करते हैं। बातचीत और समझौते की यह प्रक्रिया समुदायों के बीच पुल बनाने और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देने में मदद करती है। एक ऐसे देश की कल्पना करो जहां दो जातीय समूहों का संघर्ष का इतिहास रहा हो। यदि एक समूह सरकार पर हावी हो जाता है और दूसरा हाशिए पर महसूस करता है, तो तनाव के बढ़ने और संभावित रूप से हिंसा में बदल जाने की संभावना है। हालांकि अगर दोनों समूहों को एक पावर शेयरिंग व्यवस्था में एक साथ लाया जाता है, तो उनके पास शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के तरीके खोजने और साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करने का प्रोत्साहन होता है। समावेश को बढ़ावा देकर और सभी को आवाज देकर पावर शेयरिंग एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत समाज बनाने में मदद करती है। सेक्शन 9 निष्कर्ष बेल्जियम और श्रीलंका से सबक। बेल्जियम और श्रीलंका के विपरीत अनुभव पावर शेयरिंग के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक पेश करते हैं। बेल्जियम अपने भाषाई और सांस्कृतिक विभाजनों के बावजूद पावर शेयरिंग को अपनाकर और अपने सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक लोकतंत्र के रूप में विकसित हुआ है। दूसरी ओर श्रीलंका ने अपने तमिल अल्पसंख्यकों की शिकायतों को दूर करने में विफलता के लिए भारी कीमत चुकाई। देश का लंबा और क्रूर गृहयुद्ध पावर शेयरिंग की उपेक्षा के खतरों और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने की आवश्यकता की कड़ी याद दिलाता है। पावर शेयरिंग की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें विभिन्न समूहों की समझौता करने की इच्छा, मजबूत संस्थानों की उपस्थिति और बातचीत और सहिष्णुता की संस्कृति शामिल है। हालांकि मूल सबक स्पष्ट है, पावर शेयरिंग एक विलासिता नहीं बल्कि न्यायपूर्ण, स्थिर और समृद्ध समाजों के निर्माण के लिए एक आवश्यकता है। एक तेजी से जुड़ी हुई दुनिया के नागरिकों के रूप में हमें यह मानना चाहिए कि विविधता एक ताकत है, कमजोरी नहीं। पावर शेयरिंग को अपनाकर और एक साथ काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां सभी की आवाज हो और सभी फल फूल सकें।